विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के भाग 2 नागरिक शास्त्र की पाठ संख्या 6 राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा का गठन। जब विद्यार्थियों बात करते हैं राज्यसभा के गठन की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसके अनुसार राज्यसभा की संरचना इस प्रकार होगी। राज्यसभा में 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 9 सदस्य संघ शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश वहां से हैं। 12 सदस्य ऐसे हैं जो किसी एक क्षेत्र में कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हुई है, योग्यता रखते हैं। उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 229, 9 और 12 सदस्य मिलकर के 250 सदस्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा में वर्तमान स्थिति की। तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में और 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। साथ ही 12 ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। जब बात करते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की, तो ये जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से, जो कि वर्तमान में कितना है, 31 सदस्य। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। संघ शासित प्रदेशों में केवल 2 स्थानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक स्थान है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी। इन 2 को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। बाकी जो संघ शासित प्रदेश हैं, वहां की जो राज्यसभा की जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व रखा गया है, जो अनुपात रखा गया है, उससे कम होने के कारण उनको स्थान नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, खेलकूद और समाज सेवा में विशेष योग्यता रखते हैं। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवरण संविधान के अनुसूची 4 में दिया गया है। कौन से अनुसूची में? अनुसूची 4 में। राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। अर्थात राज्यसभा का गठन भारत में कब से शुरू हुआ? 3 अप्रैल 1952 से। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की। तो विद्यार्थियों, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके द्वारा इनके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भागीदार हो सकते हैं। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही होता है। जब अपन बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की विधि की, पद्धति की, प्रणाली की, तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है। और इसी प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो वहां पर भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही निर्वाचन किया जाता है। सन 2003 में भारतीय संसद द्वारा राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन है, उम्मीदवार का उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। अर्थात भारत के किसी भी राज्य का निवासी किसी भी राज्य से राज्यसभा का उम्मीदवार बन सकता है, जिस राज्य से निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। अर्थात वहां का मूल निवासी होना
आवश्यक नहीं है। दूसरा जो बदलाव किया गया है, उम्मीदवार के निर्वाचन में गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली रखी गई है। अर्थात पहले गोपनीय तरीके से मतदान किया जाता था, आजकल सबके सामने अपना मत प्रकट कर सकता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राज्यसभा कार्यकाल की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती। इसके जो 1/3 सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। जो राज्यसभा है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, उच्च सदन, प्रतिनिधि सदन, द्वितीय सदन आदि जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह कभी भी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अर्थात राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लेकिन बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, अर्थात कभी इसका सदन खाली नहीं होता। कोई भी सदस्य एक से अधिक बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। इसका मतलब इस पर लिमिट नहीं है, वो एक से अधिक बार उम्मीदवार बन सकता है। अब बात करें राज्यसभा के पदाधिकारियों की, तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी है वो अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा सभापति होता है और जो उपसभापति है वो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को निर्वाचित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा पदेन सभापति है और उसके सहयोग के लिए एक उपसभापति का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा पदेन सभापति होगा। इस प्रकार सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अर्थात उपराष्ट्रपति पहले से निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार राज्यसभा का एक उपसभापति होगा जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करेंगे। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को सौंपता है और सभापति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। अब बात करें पदाधिकारी के बाद में राज्यसभा के महत्व की, तो राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली संस्था है। राज्यसभा के कारण लोकसभा में बहुमत प्राप्त केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। संसद की 2 सदन होने से राज्यसभा को पुनः निरीक्षण सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है पुनः निरीक्षण सदन के नाम से? कि जो भी लोकसभा में विधेयक पारित हो जाता है वो राज्यसभा द्वारा पुनः उसके ऊपर विचार किया जाता है और दोबारा उसे पारित करना होता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों का बारीकी से अध्ययन करती है। इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, संस्कृति, समाज सेवा आदि के प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ लोगों को सदस्य बनाया गया है। अब बात करें राज्यसभा के महत्व के बाद में इसके मूल्यांकन की, तो इसका आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे अपन यहाँ पर। यह संस्था समय और धन का दुरुपयोग करती है। कैसे करती है? कि जब उसी विधेयक को लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने बहुमत से पारित कर देते तो राज्यसभा दोबारा उसके ऊपर वही प्रक्रिया अपनाती है। दूसरा आलोचनात्मक बिंदु है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य विशेषज्ञ नहीं होने से ज्यादा केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने वाले होते हैं। अर्थात जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है वो केंद्र सरकार की सहमति से ही मनोनीत किए जाते हैं। इस कारण से वो उसके पक्ष में ही ज्यादा फैसले लेते हैं। अगला है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की सदस्य सरकार को यदि राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो विपक्षी दल जानबूझकर अनेक विधेयकों को राज्यसभा में रोक देते हैं। जैसे वर्तमान में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो राज्यसभा में बहुमत है वो पूरा नहीं है,
इस कारण से राज्यसभा में अधिकतर विधेयक रोक दिए जाते हैं। अगला है धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है राज्यसभा सरकार को उसकी नीतियों और जनता के लिए किए गए वादे के अनुसार विधेयक बनाने में रोकती है। अर्थात जो लोकसभा वादे करके आती है, उनके सदस्य जो फील्ड में जनता से वादे करते हैं, उनकी समस्याओं के अनुकूल जो विधेयक पारित करना चाहते हैं, उनको राज्यसभा रोक देती है। यदि राज्यसभा को धन विधेयक पर लोकसभा के समान अधिकार मिलते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं संभावित, इसके बारे में जानते हैं। यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को राज्यसभा में बहुमत है तो सरकार को कोई समस्या नहीं होती। पेश किया गया धन विधेयक आसानी से पारित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह सरकार का बहुमत है तो वो आसानी से पारित हो जाएगा। और यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार के सामने भयंकर समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सरकार को चलाने के लिए, योजना बनाने के लिए, जनता का विकास करने के लिए और इन योजनाओं को लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की। और ये धन कहाँ से आता है? संसद द्वारा स्वीकृति के बाद में। तो ऐसा जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पारित नहीं होगा तो वो धन विधेयक रुक जाएगा और सरकार के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का अपना राज्यसभा के बारे में टॉपिक। इसके बारे में अपन ने जानकारी हासिल की और कल देखेंगे अपन इन लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों के बारे में। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास में सेंड करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अपने जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें अपने विचार भी व्यक्त करें। धन्यवाद।